सर्कुलर। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? ठीक है। सर्कुलर मोशन सबसे पहले लिखो एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स देखो एंगुलर वेरिएबल्स में क्या होता है, सबसे पहले आता है पहली चीज है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? क्या करता है, ढंग से लगा नहीं है, क्लियर आ रहा पूरा का पूरा? आप पूरा लगा दो इसको, ऊपर चढ़ जाए इसके। हाँ विंडो भी बंद कर दीजिए। अरे हाँ यार उसमें अब ठीक है। ठीक है, एंगुलर वेरिएबल्स में सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए पे, ये ऐसे घूम के यहाँ पे आता है बी पे, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ओ, ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर ए को देख रहा था। अब ए को देखते रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, हाँ है ना? तो ये इसका रेडियस वेक्टर था, पहले यहाँ था फिर ये यहाँ था, तो ऐसे करके ये जो एंगल जो स्वीप हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बात समझ में आई नहीं? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज हो गई, एंगल स्क्वायर्ड बाय द रेडियस वेक्टर। बात समझ में आई? लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर स्क्वायर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर, एंगुलर स्क्वायर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर। अब मेरे को मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, आया ना? एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो ऐसा यूनिट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन है, लिखो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। और रेडियन कैसे डिफाइन है, ऐसे डिफाइंड है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज रेडियन। बात समझ में? नेक्स्ट लाइन देखो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है, जैसे इस मार्कर को देखो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्लेन में आया ना, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें हो गया, स्पेस में। तो दो टाइप के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो एक प्लेन में होगा और एक किसमें होगा, स्पेस। ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक ही फ्रेम के अंदर मैं यहां से लेके यहां तक आता हूं, दैट इज मान लो 5 सेंटीमीटर चलता हूं, तो सबके लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तुम सबके लिए सारे के सारे बैठ गए सेम ही होगा, सबके लिए 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन मैं इधर से इधर चल कर आऊं तो सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा क्या, क्यों? जो आगे बैठा उसको अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाना पड़ेगा, पीछे बैठा उसको थोड़ी सी घुमाना पड़ेगा, और बीच में बैठा उसको थोड़ी ज्यादा, आया ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, सेम फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लिख लो ये बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट may be different for different observers even in the same frame, even in the same frame of reference, even in the same frame of reference, unlike linear displacement. लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
is vector when angular displacement is small. When angular displacement is small. When angular displacement is small. Or it is in plane. Or it is in plane. अब तुम समझोगे ऐसा कैसे? तुम्हें पता होगा कि वेक्टर होने के लिए क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? Commutative law of vector addition. That is a vector plus b vector should be equal to b vector plus a vector. हाँ है ना? a plus commutative का मतलब यही है ना कि a को b में जोड़ो या b को a में जोड़ो. अब तुम सोचोगे यार ये तो सही बात है, ऐसा तो नहीं चाहिए. तो देखो मैं दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूंगा, एक तो ये करूंगा और एक ये करूंगा, ठीक है? पहला ऐसे दूसरा ऐसे. दूसरी बार क्या करूंगा? दूसरे को पहले करूंगा और पहले को बाद में करूंगा. डिफरेंस देखते हैं क्या आता है. फर्स्ट पहला ऐसे किया, सेकंड दूसरा ये किया. बुक की पोजीशन दिखाई देगी. फर्स्ट प्लस सेकंड. अब मैं पहले सेकंड कर दूं, सेकंड प्लस फर्स्ट अलग आ गई. तो क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिफरेंट है थीटा 2 प्लस थीटा 1 से? फिर से देख लो. फर्स्ट सेकंड आया ना, सेकंड फर्स्ट अलग आ गया. ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर ये लार्ज है तब ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो कर रहा है, लेकिन स्मॉल होगा तब देखना. फर्स्ट सेकंड क्या किया मैंने? फर्स्ट सेकंड. अब दूसरा देखो, सेकंड फर्स्ट सेम आ गया. इसका मतलब जब थीटा स्मॉल होता है तो क्या होगा? वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है. प्लेन में हमेशा फॉलो करेगा. जैसे ये हुआ है, इसको मैंने घुमाया पहले 90 डिग्री से, फिर घुमाया 180 डिग्री से. देखो पहले 90 डिग्री से घुमाई और फिर कितने से घुमा दी? 180 डिग्री से. अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले 180 डिग्री से घुमा रहा हूँ और फिर इस तरफ 90 डिग्री से घुमा रहा हूँ. सेम ही आ गया. आया ना? मतलब ऐसे 90 ऐसे 180 आया ना, फिर पहले 180 और फिर 90, तो सेम ही आएगा. तो एक प्लेन के अंदर तो देखो एंगल लार्ज भी है 90 डिग्री, तो भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होल्ड कर रहा है. बात समझ में? लेकिन स्पेस में होल्ड नहीं करता. तो लिख ली बात, समझ में भी आ गई सबको? ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखो एंगुलर वेलोसिटी. क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी बताओ? बिल्कुल, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. It is defined as rate of change of angular displacement, angular velocity. रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी ओमेगा से. रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा किसके बराबर होगा? d थीटा बाय dt. कैसी क्वांटिटी है? अब d थीटा का स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये वेक्टर ही होगा. और इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर ही होगी. तो लिख लो angular velocity is defined as rate of change of angular displacement. कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकंड होगी. रेडियन पर सेकंड होगी इसके ऐसा.
हाँ, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया, यूनिट इसकी रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। कई बार है ना एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर काट रहा है, 180 डिग्री। मतलब ये चीज जो है, अगर ये सर्कल है तो 1 सेकंड में यूं, 2 सेकंड में यूं, है ना। तो कई बार इसको आरपीएम नाम सुना, आरपीएम गाड़ी में होता है, कितना आरपीएम है ना, रोटेशन पर मिनट होते हैं उसके अंदर भी आरपीएम। कई बार ऐसे भी दिया जाता है, अगर मैं ऐसे लिखूं 60 आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या होगा ये बताओ, रोटेशन पर मिनट, है ना। तो मेरे को बताओ 1 सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, 1। तो रेडियन पर सेकंड कितना आ जाएगा इसका, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, 360 डिग्री होता है ना। रेडियन मतलब क्या होता है समझ में आ रही है, तो कितना आ गया 2 पाई रेडियन। कन्वर्ट कर सकते हो ना, तुमने क्या कैसे किया कन्वर्ट इसको, सबसे पहले रोटेशन पर मिनट है ना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, ये लो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, हाँ है ना। ये लॉजिक समझ में आ गया। अगर मैं कहता हूं आपको कि जो स्पीड है दैट इज 120 आरपीएम, 120 आरपीएम का क्या मतलब होगा, 120 का मतलब क्या होगा, वीडियो लैग कर रही है, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं, 120। तो 1 सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, एक सेकंड में रोटेशन कितने हो रहे हैं भाई, तो कितने रेडियन पर सेकंड हो गए, 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गए। क्या लॉजिक समझ में आया, पक्का अच्छी तरह से। तो जब भी आपको आरपीएम में दिया हो ना, हमेशा आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। अब देखो अब एक चीज आती है जिसे बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन बिल्कुल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी, है ना, क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी। बात समझ में, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं किसी चीज का अल्फा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और t इक्वल टू 0 पे ओमेगा था 0, 1 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 रेडियन, और 2 सेकंड पे, और 3 सेकंड पे, ये बिल्कुल कैसा है,
बिल्कुल कैसा लग रहा है? बिल्कुल जैसा काइनेमेटिक्स का लीनियर एक्सीलरेशन वाला, तो सेम ही चीज है ना, कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन मैंने एक बात नहीं बताई तुम्हें, ओमेगा की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। अब देखो मैंने इसको भी वेक्टर बताया और उसको भी बताया, वेलोसिटी का तो देख के पता चल जाता है ये वेक्टर है, आया ना। स्पीड बढ़ रही है घट रही है उससे ये पता चल जाता है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है। अब इसमें भी कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि डायरेक्शन कौन सी है, तो लिखो फिर, ये तो समझ में आएगा तुम्हें। हाँ लिखो, बिल्कुल थंब रूल से आएगा बिल्कुल। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो बता रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में लिखो, लिखो टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, curl curl the fingers of your right hand, curl the finger of your right hand, in the direction in which angle is swept by the position vector. Angle is swept by the position vector. Then the direction of thumb of your right hand will be the direction of angular velocity. ठीक है, अब देखो मेरी तरफ देखो एक बार, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, एक पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है? हाँ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, क्योंकि नीचे तो टाइम से डिवाइड करोगे ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगुलर राइट हैंड लिया, एंगल यू स्विप किया पोजीशन में, तो इसको यू कर दिया, तो डायरेक्शन कौन सी है? इनवर्ट है। अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? तो भी यही आएगी। लेकिन अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो कौन सी आएगी? अब आउटपुट आएगी, हाँ है ना। फिर तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, एक ही फ्रेम है सबका, हाँ है ना। फिर एक फ्रेम होने का मतलब क्या है? एक दूसरे के रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है? जीरो, वेलोसिटी जीरो है, हाँ है ना। तो सेम फ्रेम हो गया आपका। तो मान लो एक ही फ्रेम है, अलग अलग ऑब्जर्वर से मैग्नीट्यूड ही अलग अलग दिया, डायरेक्शन भी अलग अलग है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो पता चल गया आपको। अब मेरे को बताओ, मैं अगर फैन को ऑन करता हूँ तो ये फैन ऐसे घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कौन सी होगी? सेंस ऑफ रोटेशन को पकड़, ऐसे घूम रहा है तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? नीचे की तरफ, हाँ है ना। बात समझ में? अब जैसे मान लो फैन मैंने ऑन किया और मैंने बंद कर दिया, अभी इस फैन की ओमेगा की तरह अभी भी नीचे ही है, हाँ है ना, क्योंकि घूम तो ये रहा है ना। पर हमारा दिमाग क्या कहने लग जाता है, हमारा दिमाग ऐसे कहता है कि जब ऑन किया तो नीचे है और ऑफ किया तो ऊपर है। कंफ्यूज करता है, हाँ है ना, क्योंकि आपको तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है। तो आप देखो पंखे का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। अब ये जो से मेरा हैंड है, इसके ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी है? ऐसे है। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला बता रहा है ना, ये जिस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। आप इसको क्या बोलोगे वैसे, क्लॉकवाइज बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे? लेकिन मैं क्या बोलूंगा, इधर वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? बस हो गया कंफ्यूजन, आया ना, हो गया ना कंफ्यूजन। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जो वेक्टर है वो मान लो ईस्ट की तरफ है,
है ना। ईस्ट की तरफ है तो तुम अपने आप समझ जाएगा घूम कैसे रहा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो ईस्ट की तरफ है, तुम अपने आप समझ जाओगे, कहीं पे भी हो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा घूम कैसे रहा है। फायदा हो गया ना। वरना आपको ये बताना पड़ता है अच्छा ये घूमने वाली चीज इधर है या उधर। सही बात है, पक्का एकदम सही बात है ना। ठीक है, इट मीन्स अब आपको ये भी समझ में आ गया अच्छी तरह से कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसको dt टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ या ना। अब बात आती है किसकी, एंगुलर एक्सीलरेशन की। किसकी बात आती है, एंगुलर एक्सीलरेशन। उसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे। बिल्कुल, अभी जैसे मैं इस फैन को ऑन करूं, इस फैन को मैंने ऑन किया, कैसे घूम रहे हैं, ऐसे ओमेगा की तरह और अल्फा की तरह। अल्फा नीचे ही होगा, क्यों, स्पीड बढ़ रही है। अल्फा की डायरेक्शन ऐसे कभी नहीं बता सकते चीज को घूमते हुए देखते हो, क्यों, क्योंकि अल्फा क्या करता है, चेंज करता है ओमेगा को। हाँ या ना। तो सिंपल पता है यार, लीनियर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे बताते थे, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। बोलो नहीं यही बात समझ, क्या बात समझ में। अब ये बताओ इस फैन का ओमेगा की तरह है, धीरे धीरे चल रहा है, बंद कर दो, और अल्फा की तरह ऊपर है। हाँ या ना, क्यों, बंद किया तो स्पीड घट ही रही है इसकी, एंगुलर स्पीड घट रही है। हाँ या ना। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, अब ओमेगा की तरह इसका और अल्फा की तरह, बस तो बात समझ आ गई। हाँ या ना। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन समझ में आ गया। ये ले चलता रहने दे इसको एक बार, 1 मिनट अभी तू देखना, एक टाइम के बाद में अब रुक जा, इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, देखना तू। अब स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ओमेगा की तरह इसका, और अल्फा 0 है। आया ना, पहले नीचे था बाद में ऊपर था ना कभी तो 0 भी था। तो 0 कब था, जब इसका ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। तो मेरे को भी पता है अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या होगा, 0 होगा। कर दो बस। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले तो सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो लिख लो, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या लिखोगे, इंग्लिश बढ़िया है तुम्हारे, खुद लिख सकते हो। if speed is increasing, alpha is in direction of omega, आया ना। if angular speed is decreasing, बस तुम समझ गए। पक्का, अब देखो ये बात बताओ, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव होगी, कोई नाम नहीं दिया। अभी मान लीजिए मार्कर, ये मार्कर ऐसे घूम रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट यू घूम रहा है। ये बताओ इसका अल्फा की तरह, सॉरी ओमेगा की तरह इसका पॉजिटिव या नेगेटिव। अब तुम समझ गए पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होगा। तो मैं कहता हूं अगर किसी चीज का ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकंड और अल्फा है -1 रेडियन पर सेकंड, कोई दिक्कत है। मेरे को ये बताओ अल्फा की डायरेक्शन कौन सी है,
तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? 1 सेकंड बाद में क्या स्पीड हो जाएगी? एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? 2 सेकंड में, 3 सेकंड में और 4 सेकंड पे। तो मैं बोलूँ ये चीज कितनी देर में रुक जाएगी? 4 सेकंड में रुक जाएगी। हाँ या ना? सही बात है। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कभी चेंज होगी ना टाइम के साथ। तो जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन होती थी ना, सेम तरीके से अप्लाई करना, कोई चेंज नहीं है। कैसे? तो ये पता था S is equal to ut plus half at square है ना। तो इसमें क्या लिखोगे? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा फाइनल is equal to ओमेगा इनिशियल into t plus half alpha into t square। अगर मैं लिखूं v equal to u plus at, तो ये क्या आएगा? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा into t। सेम ही एकदम, कोई चेंज है ही नहीं इसके अंदर, आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये क्या हो गया? ओमेगा फाइनल के स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल के स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं एक बार समझ आनी थी। और एक और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी v plus u divided by 2, v एवरेज आता है ना। अब कैसे आ जाएगा? ओमेगा एवरेज कैसे आ जाएगा? ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय 2। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला था आपका, v एवरेज इनटू टाइम, खूब यूज किया हमने, आया ना। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला अगले कौन सा? ओमेगा एवरेज इनटू टाइम। ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे। हार्ड थोड़ी कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एकदम काइनेमेटिक्स की तरह है। क्लियर? ओमेगा इनिशियल है 20 रेडियन पर सेकंड, अल्फा है -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये बताना है जब तक ये रुकेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट until the object comes to rest, या एंगुलर वेलोसिटी becomes 0। हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइमर चलाओ, देख के बता।
कितनी देर में रुक जाएगा? तो करो ना यार, ऐसे सॉल्व करो। टाइम आगे कितना? 5 सेकंड। फाइनल ओमेगा क्या हो गया? 0। इनिशियल क्या है? एवरेज कितना आ गया? 10। तो ओमेगा एवरेज कितना आ गया? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाय 2। ये क्या है? 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। 4 सेकंड में रुक गया, कितना आ जाएगा? 10 रेडियन पर सेकंड। एनुअल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 50 रेडियन आ जाएगा। हां, कितना आ जाएगा? 50 रेडियन आ जाएगा। ये बात समझ में अच्छी तरह से। अब ऐसे क्या करोगे ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन तो समझिए। नंबर ऑफ रोटेशन बताने, टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड तक, टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड तक आया ना? करो सॉल्व। फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड, आल्सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आया ना? आल्सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने भी दिया, पहले भी दिया था। एक मिनट। हाँ, पहले वाले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है मेरे हिसाब से 45। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो गए? 2 पाई से डिवाइड कर देना करेगा ना यार। एक रोटेशन कितने रेडियन का होता है? 2 पाई का होता है। तो कितने रोटेशन हो गए? 20 रोटेशन हो गए। हाँ है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 रोटेशन। सबसे पहले इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ये बताओ? 45 और 2 पाई का एक वो हो गया, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस ही आ रहा है। और एंगुलर ये रोटेशन कितनी हो गई? 20 रोटेशन हो गई। है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? यहाँ तक कितने हो गए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना गया? चलो ये बात ऐसे मत सोचो। t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6 तक कितनी हो गई? -10 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। हाँ या ना? भाई इस टाइम पे 0 हो गई, माइनस कितनी हो जाएगी? इस टाइम पे ओमेगा कितनी हो जाएगी? -10 पाई हो जाएगी। एवरेज कितना आ जाएगा? -5 पाई आ जाएगा। कितनी देर के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका? -10 पाई। हाँ या ना? यहाँ से लेके यहाँ 0 से लेके 4 तक कितना आ गया? 40। और 4 से 6 तक कितना आ गया? -10 पाई।
तो दोनों ही ये तो वेक्टर ही है, तो ऐड कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। 35 हाँ ये लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, गलत 15 कैसे होंगे भाई, 20 तो ये ऐसे काट चुका आया ना, तो 20 से कम कैसे हो सकते हैं रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन इज जस्ट लाइक डिस्टेंस आया ना, जो लीनियर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर है, वही अंतर किस किस में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रोटेशन में। क्या लॉजिक समझ में आया, तो 20 तो ऑलरेडी चक्कर काट ही चुका है, अब तो और ही काटेगा, हो सकता है उल्टी डायरेक्शन काटे, चक्कर तो चक्कर ही है भाई आया ना, तो इसके अंदर कितने चक्कर काटे इसने 5 चक्कर काटे, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो गए 20, तो 0 से लेके 4 सेकंड तक हो गए, और 4 से 6 सेकंड के बीच में कितने हो गए 5 रोटेशन हो गए यार, 4 से लेके 6 के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, तो मतलब पहले अगर चीज यूं घूम रही थी, तब ये यूं घूम गई है 5 चक्कर, तो टोटल नंबर ऑफ चक्कर कितने हो गए 25 हो गए आया ना, तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो गए 25 रोटेशंस, तो लिख लो ये बात, treat number of rotations like distance आया ना। अब ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे आराम से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ये वाले। सर्कुलर आ गया, आपके स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है ना, कल आया था ना सर्कुलर, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन का 10 से लेकर 3 बजे तक की क्लास कर सकते हैं, एक क्लास की ड्यूरेशन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होती स्कूल। मैं सोच रहा था 30 मिनट तक तो लोग कनेक्टिंग भी होता है ना, 15 मिनट पहले लोग बाद में आते हैं लोग, और 15 मिनट पहले चले जाते तो होगी क्लास पूरी। इसको मिटा दो, ठीक है। अब if angular displacement as a function of time, that is angular position as a function of time दे रखी है, find first angular displacement in time equal to 1 to t equal to 4 seconds. Second, angular displacement at t equal to 2 seconds. Third, angular velocity at t equal to 3 seconds. Fourth, angular acceleration at t equal to 5 seconds. क्वेश्चन तो समझ आ गया।
ये मैं बता देता हूँ, अगला तुम कर लेना, ठीक है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा। सबसे पहले वाला सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू 1 पुट करो, क्या आएगा, तो ये नीचे आ गया। और t इक्वल टू 4 पुट करो, क्या आएगा, 36 आएगा, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा माइनस थीटा नीचे, तो 36 माइनस 3 कितना आ गया, 33 रेडियन आ गया। क्या बात समझ में आ गई। t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दो, तो इस टाइम पे तो इसका आंसर तो कितना आ गया आपका, 33 रेडियन आ गया। इसका बताओ 10 आ जाएगा, तो सीधी वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी इसका। बहुत एंगुलर वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे इसका d थीटा बाय dt, क्योंकि d थीटा बाय dt किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 0, 60 प्लस 1 आ जाएगा, अरे यार क्या लिख रहा हूं, 40 प्लस 1 आएगा, हाँ यार 40 प्लस 1 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सीलरेशन t इक्वल टू 5 सेकंड। इसका एक और डिफरेंशिएशन, तो ये तो वैसे कांस्टेंट है, हर टाइम पे 4 ही रहेगा, आया ना। ये कितना आ जाएगा, 4 रेडियन। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सारा का सारा समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको मैंने इतना ही कर दिया और इसको कर दिया ओमेगा, आया ना। क्या कर दिया, इसको ओमेगा कर दिया। और मैं ये कहता हूँ t इक्वल टू 0 पे थीटा वाज 0, ठीक है। सारी चीजें सॉल्व कर दी। अब तुम सॉल्व करो।
आ गया, बहुत बढ़िया यार, लग रहा है देखो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा बाई डी लिख सकता हूँ, टू टी स्क्वायर, तो डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पे ये भी 0 था, t टाइम पे थीटा हो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये कितना आ जाएगा थीटा, और ये क्या आ जाएगा t क्यूब बाय आया ना। अब t इक्वल टू 1 पुट कर दो, t इक्वल टू 1 पे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2/3, और t इक्वल टू 4 पे कितना है 128/3, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल कितना आ गया 126/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 126/3 आया ना, समझ आ गई मेरी बात, इसमें 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 16/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16/3 आ जाएगा, 3 इसी में पुट करोगे 18 आ जाएगा इसका आंसर, इसको देखो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा किसके बराबर होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 40, और t की वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया ना, बोलो नहीं बस आइए नहीं पक्का अच्छी तरह से आगे तो यार लो। बेटा क्या चीज क्लियर नहीं हुई रुद्र, दिखाई क्लियर नहीं दे रहा या फिर समझ में नहीं आया, अच्छा दिखाई क्लियर नहीं दे रहा, देख रुद्र सिंपल किया, ओमेगा दे रखा था, ओमेगा को क्या लिख सकता है डी थीटा बाई डी, ये दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 0 है, तो बस dt कर लेंगे, t इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 0, तो t टाइम पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे थीटा है तो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, फिर t इक्वल टू 1 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, फिर मैंने से पूछा था एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी, तो सीधा ये t के अंदर पुट कर दिया मैंने, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई मेरे पास t इक्वल टू 3, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा तो d ओमेगा बाय dt क्या होता है अल्फा होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या ये आ गया, t की वैल्यू 5 पुट कर दी तो ये आ जाएगा, अब ये भी देखो क्वेश्चन देखो, इस बार आपको एंगुलर वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया डिस्प्लेसमेंट का दिया आया ना, आपको बताना है थीटा इक्वल टू 0 पे, तो देखिए पहले तो ओमेगा इक्वल टू 0 आया ना, आपको बताना है एंगुलर एक्सीलरेशन में थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, फाइंड angular acceleration when theta equal to 2 radian,
एंगुलर एक्सेलरेशन बताना व्हेन थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। जीरो तो नहीं है यार, जीरो नहीं है। यूज कर रहा है 2। क्या किया, कैसे लगा, गलत। क्या किया, देखो ये कोई या तो ऐसे लिख देती है ना, तो सही है। तो क्या तेरा का इससे किया है, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, है ना। ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2 थीटा स्क्वायर, और डी ओमेगा बाय डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 4 थीटा। तो इसको ये तो इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट कर तो क्या आ जाएगा 4 थीटा, ये कितना आ जाएगा 8 थीटा क्यूब आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्यूब पुट कर दो, क्या आंसर, अरे भाई कितना आ गया 64 आ गया ना, तो आना ही था। राधा दर्जन, अब लॉजिक समझ में आ गया भैया। सेम फॉर्मूले मतलब सेम फॉर्मूले अप्लाई होना है। हाँ बेटा सोचना था ना, तो ये जब खुद ही कह रहे हो कि काइनेमेटिक्स जैसा ही है तो सोचना तो पड़ेगा ही, एकदम काइनेमेटिक्स जैसा है, मैंने क्या कहा था। t इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 0 फाइंड, इसी केस में फाइंड थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम, सीधा है फाइंड थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम, एंगुलर पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया। t इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 0, समझ में आ गया। क्या किया है, ओमेगा को क्या लिखोगे, तो d थीटा अपॉन 2 थीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू dt, और फिर याद रखोगे 0 0 t थीटा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आया ना, क्या आ जाएगा -1 थीटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -1 थीटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई,
कोई बात नहीं, फिर से लिख के समझ जाओगे। अपर लिमिट ये माइनस नीचे 0 आएगा ना तो इंफिनिटी आएगा, है ना? तो इसको t इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 1 कर दो तो सॉल्व है, वरना नहीं होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना यार ये। तो इसको 1 कर दो तो ये कितना है माइनस 1 बाय थीटा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू t। तो थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ये बात समझ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये, बाकी तो ही गया। तो ऐसा कुछ भी करना हो आप आराम से कर सकते हो ना, वेरिएबल भी जैसे तुम माने। अब सुनो, काफी है और करा दो, तुम बताओ काफी है और करो, ऑनलाइन बोलो, तुम बताओ काफी है और कराओ आगे। क्वेश्चन नहीं, थ्योरी। इसके तो करवा दिए, तो बस इसके एलसीबी के क्वेश्चन कुछ कुछ करोगे तो हो जाएंगे। तो ठीक है, आगे करवा रहा हूँ फिर मैं। देखो O1 ऑब्जर्वर है, O2 ऑब्जर्वर है। O1 ऑब्जर्वर के हिसाब से जो ओमेगा है, चलो ओमेगा है O1 के रिस्पेक्ट में, दैट इज 4 रेडियन पर सेकंड है। O2 के रिस्पेक्ट में कितना है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? O1 के रिस्पेक्ट में 4 रेडियन पर सेकंड है, O2 के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी? 2 रेडियन पर सेकंड यार। यहाँ पे जितना एंगल स्वैप होता है सर्कमफेरेंस को ज्यादा एंगल स्वैप होता है, खत्म बात आया ना। तो एक्चुअली इसके अंदर है ना मैथ्स भी अप्लाई हुई तुम्हारी 10th तक की, ठीक है? तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज देखो, ये ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से इधर है, ये इसका रेडियस वेक्टर v वेलोसिटी से इधर है, तो क्या ऑब्जर्वर को इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी दिखाई देगी? क्यों? गर्दन घुमाने की जरूरत है, आया? गर्दन कब घुमाने की जरूरत पड़ेगी? जब वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर दोनों के बीच में अदर देन एंगल क्या हो। अब देखो ध्यान से, ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये आपका रेडियस वेक्टर है ना? जब भी रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अदर देन 0 और 180 डिग्री हो, 0 तो ये हो गया और 180 हो गया, तो सीधा सीधा यूं आएगा तो भी गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा यूं जाएगा तो भी गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं। तो ये चीज क्या आएगी, थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, या रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, v sin थीटा आया ना। और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट है जो गर्दन को घुमाएगा, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, आया ना? कौन सा कंपोनेंट है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब मैं बोलूं कि थोड़े से टाइम में, dt टाइम में ये कुछ इतना सा चलेगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन इतना सा, ये क्या आ जाएगा आपका,
इसको v परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, v परपेंडिकुलर इनटू dt। तो ये इतनी सी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी क्या, v परपेंडिकुलर इनटू dt। और ये जो रेडियस वेक्टर है यहाँ से कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो r तो r ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, तो ये d थीटा कितना आ जाएगा, r का अपॉन रेडियस होता है थीटा, किसके बराबर होता है, r का अपॉन रेडियस। तो d थीटा r कितना हो गया, v परपेंडिकुलर इनटू dt अपॉन रेडियस, है ना। क्योंकि एकदम हल्के से टाइम में रेडियस में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एंगल का ही चेंज आएगा। d थीटा बाय dt किसके बराबर आ गया, d थीटा बाय dt किसके बराबर आ गया, ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, है ना। क्या बात समझे, लॉजिक समझ में आ गया, एकदम सिंपल ही था। क्या किया मैंने, मेरे को पता है इसकी वेलोसिटी का जो रेडियस वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट है उसके कारण गर्दन घूमेगी, उसके कारण ओमेगा 0। तो ओमेगा किसके कारण होगा, परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। हल्के से टाइम में जो चलेगा वो कितना चलेगा, v परपेंडिकुलर इनटू dt इस डायरेक्शन, है ना। तो आर्क लेंथ क्या आ जाएगी, v परपेंडिकुलर इनटू dt आ जाएगी। रेडियस वेक्टर में कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं इसमें, तो r और हल्का से भी r बढ़ भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। तो r अपॉन रेडियस इक्वल टू d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और d थीटा बाय dt किसके बराबर आ गया, v परपेंडिकुलर r। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, v परपेंडिकुलर बाय r के बराबर आ गया। तो कभी भी एंगुलर वेलोसिटी देख निकालनी हो किसी भी चीज की, क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किसके परपेंडिकुलर, रेडियस या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सर हाँ सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दोगे, जब आपने कहा कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। बेटा एक बार बता, गर्दन घुमानी पड़ेगी तेरे को कब, जब इस वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर के अलाउ होगा पोजीशन वेक्टर के। यस सर। अगर सारी वेलोसिटी इसी के अलाउ होगी तो गर्दन घुमाने की क्या जरूरत है, तब तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी ना, कोई एंगल स्वीप ही नहीं करेगा पोजीशन वेक्टर। यस सर। तो मैंने कर दिया कि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, इसका रेडियस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ले लिया। यस सर। v परपेंडिकुलर इनटू dt कर दिया, ये क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ आ जाएगी। यस सर। ये सही इसकी, है ना। यस सर। तो d थीटा जो हल्का सा एंगल स्वेप हुआ वो किसके बराबर होगा, स्वीप जो हुआ v परपेंड, ये क्या आ गया, आर्क लेंथ यस अपॉन सर। रेडियस, रेडियस। dt नीचे आ गया, Yes, एंगुलर sir. वेलोसिटी इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r। d थीटा बाय dt का एंगुलर वेलोसिटी हर एक सेकंड में कितना एंगल स्वीप हो रही है यहाँ पे। थैंक यू सर। ओके हाँ भाई मिटा दो इसको पक्का, देखो चलो ये वो आप यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल की वेलोसिटी इधर है 50 मीटर पर सेकंड, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 4 मीटर, ये जो एंगल है ये 50 फीट। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस बॉल की
एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? टेन होगी, है ना? किया गया मैंने इसके दो कंपोनेंट करके, एक तो ये जो कितना आएगा 30, एक करोगे ये 40। एंगुलर वेलोसिटी शिफ्ट किसके कारण है? 40 के कारण है। तो 40 को डिवाइड कर दो 4 से, आया ना? तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 40 बाय r, r कितना है 4, आया ना? तो कितना आ गया 10 रेडियन पर सेकंड। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको? है ना? बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। मिटा दो इसको, एक और देखो। ए है, ये बी है, ए की वेलोसिटी इधर है 50 मीटर पर सेकंड, एंगल है 37 डिग्री, इसकी वेलोसिटी इधर है 50 मीटर पर सेकंड, एंगल 53 डिग्री है। आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट क्या आएगा? और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। किसको रेस्ट में लाना पड़ेगा? ए को लाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, पहले इसके कंपोनेंट कर देते हैं। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालनी तो यार ये कंपोनेंट तो कोई काम की नहीं, सिर्फ कौन से काम किया? परपेंडिकुलर। क्योंकि ये कंपोनेंट का 30 हो 40 हो 50 हो, इसके कारण तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है। तो ये अपने आप को एपरेंटली रेस्ट में लगेगा, तो ये 40 माइनस करेगा अपने आप को, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो इसको ये गायब कर दोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई आपको? 10 मीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी। ये 30 है, 30 में से 40 माइनस कर दिया, ये 30 इधर है, तो 30 अपने आप में माइनस करेगा, करेंटली रेस्ट में आ गया। तो इसमें 30 इधर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा, आया ना? The angular velocity of b with respect to v, तो वेलोसिटी ये लेनी पड़ेगी, आया ना? पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। कितनी आ गई है? 70 डिवाइडेड बाय 5, क्या आ गया आंसर? 14 आ गया। ये लॉजिक समझ में आ गया? ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर किसी चलते हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना है तो क्या करना पड़ेगा? बस अब मेरी बात समझ गए, आया ना? कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, फिर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल सेम ही आता। आप इसको एपरेंटली रेस्ट में लाते, वही वेक्टर इसमें करते, फिर इन दोनों का सम करते, फिर से एक कंपोनेंट ये आता एक ये आता, फिर आप इस कंपोनेंट को भूल जाते, सीधा ये कंपोनेंट यूज करते। क्या लॉजिक समझ में? पक्का? एक क्वेश्चन दे दो तुम्हें करके लिए, लिखो। A particle is projected with velocity. A particle is projected with velocity. Velocity 50 meter per second at an angle 37 degree with the horizontal. Find its angular velocity. First part. Find its angular velocity. First part. When it is at the highest point, highest position. When it is at the highest position. Find angular velocity when it is at the highest position. Second part. When it is just about to strike the ground. When it is just about to strike the ground.
कर लोगे? ओके बच्चों, बाय।